तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर का, जो कि है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन से सेक्शन हो गए? सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड बिग सप्लाई, सेक्शन 9 आपका कौन सा है? नॉर्मल लेवी। सेक्शन 9 लेवी की बात करता है, 9 टू 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 9 3 9 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 9 5 सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। सेक्शन 11 जो कि एग्जेम्पशंस की बात करता है। एग्जेम्पशंस क्यों आया रहेगा जरा सोचो। हम लोग ने गुड्स या सर्विसेज का डेफिनेशन देखा था, आपको पता है गुड्स का मतलब क्या होता है? सर गुड्स मतलब एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप मूव कर सकते हो गुड्स है, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। सेकंड, सर्विस का डेफिनेशन क्या है? कुछ इंक्लूजन थे, एक्शनेबल क्लेम वगैरह। सर्विस का डेफिनेशन क्या था? कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है? सर्विस है। तो भाई ये क्या बोल दिया आपने, जरा सोचो कि कोई भी चीज हम कुछ भी करें जो मनी नहीं है, मनी नहीं है, गुड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है? आपका सर्विस है। और सर्विस के ऊपर हम लोग जीएसटी लगाने वाले हैं अगर उसका सप्लाई करोगे। तो क्या हर चीज पे तुम लोग सप्लाई मान के टैक्स लगाओगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ चीजें हम नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे, जो हम लोग ने शेड्यूल 3 देखा। कुछ चीजों को हम एग्जाम्पशन दे देंगे। एग्जाम्पशन क्या होता है वही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसमें देखो, 118 पेजेस है आपके मॉड्यूल में, तो 118 पेजेस अभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको मॉड्यूल के सीक्वेंस में जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स दो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स को तो मेल पे मिल गए रहेंगे। अगर कोई और है जो देख रहा है यूट्यूब के थ्रू, तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लेना। तो एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये पढ़ना है कि एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 247 तीन चीजों को बोलता है। अगर ये तीन तरीके की सप्लाई है तो वो क्या हो जाएंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई हो जाएगी। पहला, ऐसी सप्लाई जो कि निल रेट अट्रैक्ट करती है, मतलब कोई ऐसे गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई करते हो जिसके ऊपर रेट क्या है? 0% है। सेकंड क्या? कोई ऐसी सप्लाई जो होली एग्जाम्प्ट है। होली एग्जाम्प्ट मतलब क्या? ये चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर जिसको एग्जाम्प्ट कर दिया है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो वो भी क्या हो जाएगा? इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और थर्ड, ऐसी सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे आपके अल्कोहल हो गए, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली हो गई, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे मैं आपको कैसे आप भी रिवीजन कराने वाला हूँ, सेम जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मॉड्यूल के थ्रू जाएंगे। मॉड्यूल में जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस से मैं अपने नोट्स पे जाऊंगा और आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक्स मॉड्यूल में 10 पेजेस में लिखा हुआ है, जो अपना 1-2 पेज में लिखा हुआ है, हर एक चीज कवर है, जैसे हम लोग ने रेगुलर लेक्चर में देखी थी। एग्जाम्पशन कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग मैनर। किस हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है? सबसे पहले एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ आप स्पेसिफाइड एक्टिविटी करोगे या कुछ आप स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे आप कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का सर्विस दे रहे हो, जैसे आप कोई आरटीआई सर्विस दे रहे हो, जैसे आप कोई भी तरीके का, चाहे पब्लिक हेल्थ का सर्विस दे रहे हो, योगा का सर्विस दे रहे हो, कि आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सेकंड चीज क्या बोली है? एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर। अगर कोई ये स्पेसिफाइड सप्लायर कोई तरीके का सर्विस देगा तो हम उसको एग्जाम्पशन दे देंगे। जैसे जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस देगा, कोई हॉस्पिटल सर्विस देगा। थर्ड, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अगर कोई ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सर्विस लेगा तो हम उसको एग्जाम्पशन दे देंगे। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस लेगा तो हम क्या कर देंगे? एग्जाम्पशन दे देंगे। चौथा पॉइंट, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर एंड रेसिपिएंट। कहीं कहीं पे कोई सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों एक जैसे, मतलब जिनको एग्जाम्पशन देना चाहिए, ये देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्पशन दे देगा। कैसे देगा? ट्रांजैक्शन पे देगा, सप्लायर के हिसाब से देगा, रेसिपिएंट के हिसाब से देगा, बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट के हिसाब से दे सकता है। ठीक है, एग्जांपल है ट्रांजैक्शन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, स्पेसिफाइड सप्लायर का अगर कोई आरबीआई सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। रेसिपिएंट का अगर कोई गवर्नमेंट को सर्विस देते हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। स्पेसिफाइड सप्लायर एंड रेसिपिएंट का मतलब क्या? कोई ईएसआईसी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर कोई एम्प्लॉय को सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आगे जो हम लोग देखेंगे। सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एग्जाम्पशन के बारे में बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो जनरली एग्जाम्प्ट कर देगा। किसको एग्जाम्प्ट करेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को, ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन। अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो जनरल क्लॉज के हिसाब से एग्जाम्प्ट कर सकता है कि कोई भी सप्लाई गुड्स का या सर्विसेज का एग्जाम्प्ट कर सकता है।
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, कैसे करेगा, बाय नोटिफिकेशन करेगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से वो एग्जाम्पशन इफेक्टिव होगा, सच डेट होली, जो डेट नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा उस दिन से, या तो होली एग्जाम्पशन मिलेगा या पार्टली एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब 100% पूरा एग्जाम कर दिया या फिर 50% एग्जाम कर दिया। एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि मैंडेटरी इन नेचर है, एब्सोल्यूट मतलब क्या, आपको एग्जाम्पशन दिया है तो आपको लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पशन क्यों दिया जाता है, मैंने आपको बताया था कि आपका क्रेडिट कहीं पे, एग्जाम्पशन क्यों दिया जाता है कि आपको फायदा पहुंचाया जाए। जनरली समझो मैं एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट हूँ और मुझे सर्विस एग्जाम्पशन इसीलिए दिया जा रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे को ऊपर जीएसटी का बर्डन ना है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सप्लायर कि मेरे को सर जीएसटी का एग्जाम्पशन चाहिए नहीं, मैं भाई जीएसटी कलेक्ट करूंगा। भाई वो तुम्हें नहीं दिया हुआ है, कोई और पेशेंट है, तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि पेशेंट के ऊपर इलाज का बिल आए वो ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी ना लगे। अभी कोई हॉस्पिटल वाला बोलेगा कि नहीं नहीं सर मुझे एग्जाम्पशन नहीं चाहिए, मेरे क्रेडिट ब्लॉक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन का मतलब क्या है, मैंडेटरी है, आपको दिया है मतलब आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई मुझे नहीं लेना या कुछ भी ऐसा बोल रहे हो। कंडीशनल एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शनल नेचर का होता है, सप्लायर के ऊपर होता है, अगर उसे लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। सेकंड, एग्जाम्पशन कैन आल्सो बी गिवन बाय एनी स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे जनरली दिया गया था कि जनरल ऑर्डर के थ्रू, यहाँ पे क्या बोला है कि स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। ये एक्सेप्शनल इन सर्कमस्टेंसेस होगा और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। कोई स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी गवर्नमेंट निकाल सकता है क्या, एग्जाम्पशन। फिर क्या बोला हुआ है, वेर एवर, जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि क्लैरिफाई करना चाहिए स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी का, नोटिफिकेशन का और ऑर्डर का, टू हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, कौन सी, जब जो जिस दिन नोटिफिकेशन डालेंगे उस दिन से क्या होगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि पिछले कुछ टाइम से मतलब एग्जाम्पशन देना चाहिए, पिछले 6 महीने का भी कुछ वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो वहां पे एग्जाम्पशन देना चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट दे सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी एग्जाम्पशन दे सकता है, पर विद इन 1 ईयर फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। सेक्शन 11 सी जीएसटी का एग्जाम्पशन देता है, सेक्शन 6 आई जीएसटी का एग्जाम्पशन देता है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सर्विस, सेक्टर वाइज सर्विस, अभी यहाँ पे हम लोग अगर मॉड्यूल में आते हैं तो ये सब पार्ट अपने कवर हो चुके हैं। कहाँ तक कवर हो चुका है, अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो हर एक चीज जो पहले पेज में कवर है, जो आपका जनरल इंट्रोडक्टरी पैरा है, ये सब चीजें कवर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने नॉर्मल क्लास में सब कंपेयर भी करके बताया था। अभी जो गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस जो है, जितने गुड्स एग्जेम्पशन दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ डेमो के तौर पे 4-5 दिए हुए। लाइव फिश है, फ्रेश मिल्क है, पोटेटोज है, फिर आपके ग्रेप्स है, इंडियन नेशनल फ्लैग है और प्लास्टिक बेंगल है। ये फोटो एक बार याद रख लेना, आलू है, दूध है, फिर फिश है, ग्रेप्स, इंडियन नेशनल फ्लैग और प्लास्टिक बेंगल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया हुआ है। जो सर्विसेज है वो आपके लिस्ट में है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। सबसे पहले क्या है, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी का सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट है। किससे किससे एग्जेम्प्ट है भाई, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले मैं वही निकालता हूँ, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी। अपना भी पहला सेक्टर चलो लकीली यही है। तो यहाँ पे 4 तरीके का एग्जेम्पशन मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थर्ड के ऊपर आता हूँ, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सर्विसेज दे रही है, किसके रिलेटेड सर्विस दे रही है। अगर कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का मतलब क्या होता है, चाइना के अंडर एरिया आता है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए जो लोगों को जाना रहता है, तो उसके रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे लेके जाने का, वहां का लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रेवलिंग जो भी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, हज पिलग्रिमेज, जो मुस्लिम फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने हज के लिए जाते हैं, उनके रिलेटेड कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन उनको लेके जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी, उनके सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अभी ये वाला थर्ड हो गया, अभी मैं सेकंड के ऊपर आना चाहूंगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ अ पर्सन, बाय वे ऑफ, कोई भी ऐसा आदमी जो सर्विस दे रहा है, कैसा सर्विस दे रहा है, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराने का सर्विस दे रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, पंडित कोई दक्षिणा ले रहा है, मतलब कोई भी किसी पंडित ने आके कोई भी काम करवाया, यज्ञ वगैरह करवाया, बच्चे का मुंडन कराया, क्रियाकर्म कराया, कुछ भी तरीके का कराया, और उसके ऊपर उसको जो दक्षिणा मिली, उसको जो पेमेंट मिला, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेंटिंग ऑफ पर्सेंट्स, पर्सेंट्स मतलब वो एरिया ऑफ अ रिलीजियस प्लेस बाय ट्रस्ट,
मतलब एक मंदिर है समझो, कौन सा मंदिर, समझो कोई भी मंदिर ले लो ना, जैसे आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके आसपास का एरिया है, वहां पे समझो कुछ धर्मशाला भी बनी हुई रहेगी, वहां पे कुछ हॉल्स भी बने हुए रहेंगे, वहां पे कुछ दुकानें उकानें भी रहेगी जहाँ पे रिलीजियस चीजें बिकती रहेगी। तो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसका जो भी ट्रस्ट रहेगा, वो ट्रस्ट क्या करेगा, वो ट्रस्ट वहां पे जो चीजें है, जैसे शॉप्स है, जैसे धर्मशाला में रूम है, कोई दर्शन करने आएगा तो वहां पे रुकेगा ना, वो है, या फिर कोई हॉल वगैरह शादी वगैरह के लिए रेंट पे दे रहा है, तो वो रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं, उसकी बात हो रही है। अगर आपने रूम रेंट पे दिया है, अगर आपने वहां पे कोई धर्मशाला है समझो, वहां पे रूम रेंट पे दिया है, तो अगर उसका चार्जेस 1000 और मोर है, 1000 और मोर पर डे है, तो जीएसटी लगेगा, उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ अ हॉल, ओपन एरिया, कल्याण मंडपम, मतलब बड़ी जगह, हॉल है, ओपन एरिया है, कल्याण मंडपम है, तो यहाँ पे अगर 10,000 रुपए, अगर पर डे, यहाँ पे भी पर डे है, यहाँ पे पर डे, अगर 10,000 रुपया या उससे ज्यादा आप चार्जेस ले रहे हो तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और स्पेस फॉर पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब क्या, बिजनेस के लिए आप शॉप या स्पेस को रेंट आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो यहाँ पे एक एरर है, ये 1000 की जगह 10,000 होना चाहिए। भाई मैं लिख रहा था, मैं भी ह्यूमन हूँ भाई, 1000 गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे 10,000 है, पर मंथ है। भाई जो शॉप, जो मैं अगर समझो दर्शन करने वहां पे जा रहा हूँ, तो मैं तो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए जाऊंगा, इससे ज्यादा थोड़ी मुझे काम धंधा करना है तो यहाँ पे आना है। पर ये जो शॉप वाले हैं उनका तो काम धंधा ही वहां पे, तो वहां पे डेली बेसिस नहीं दे सकते, उनका मंथली बेसिस पे देखा गया है कि मंथली अगर 10,000 रुपया या उससे ज्यादा चार्जेस ले रहे हो तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इज इट ओके? फिर फोर्थ पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट नहीं हुआ, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, अभी फोर्थ पॉइंट पे आता है, सर्विसेज बाय ट्रेनिंग और कोचिंग। ये क्या है, इसका इन डिटेल नोट लिखा हुआ है मैंने, नोट 2, तो नोट 2 के ऊपर आ जाते हैं। सर्विस कौन दे रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ, कैसा सर्विस है, ट्रेनिंग का सर्विस है या कोचिंग का सर्विस है। इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब कुछ आप नया क्रिएट कर रहे हो, वो वाला सर्विस है। रिलेटिंग टू द आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, मैंने क्या बोला था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होता है ना, ए यानी आर्ट्स, कॉमर्स यानी कल्चर, सी यानी और साइंस यानी स्पोर्ट्स। अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग या कोचिंग का सर्विस दे रहे हो, कैसा सर्विस है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का सर्विस है, रिलेटिंग टू आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ, डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, थिएटर है, क्राफ्ट है, ऐसा कोई सर्विस है। बाय ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, कौन सर्विस दे रहा है, ऐसा ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है। 12AA क्या है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है अगर कोई ट्रस्ट है तो। और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, अगर कोई सर्विस चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड करता है तो उसको एग्जम्पशन है, पर अगर कोई, मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है। क्या बोला सर, समझा नहीं? अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो लोगों को सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है, पर मैं एक इंडिविजुअल अगर समझो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस देता हूं तो उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में क्या पढ़ा था, पहले पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा था कैलाश मानसरोवर हज। सेकंड में क्या पढ़ा, एक तो रेंट वाला पढ़ा, एक पंडित की दक्षिणा पढ़ा। थर्ड वाले में क्या पढ़ा, कोचिंग या ट्रेनिंग का सर्विसेज रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, डांस म्यूजिक वगैरह के लिए है तो। और चौथा जो सबसे बड़ा है कौन सा, सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। सर्विस कौन दे रहा है, ऐसी एंटिटी जो 12AA में रजिस्टर्ड है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बाय वे ऑफ, कौन सी वे है, चैरिटेबल एक्टिविटी। तो सबसे पहला मतलब आता है कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले ये बताओ। तो चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वाईईपी, वाईईपी, वाई ईईपी, जो यप यप बोलते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या, यप यपी, जो भी बोलना है वो बोलो। वाई यानी क्या है, वाई यानी आपका योगा है, एक सेकेंड, वाई यानी योगा, ई यानी आपका क्या है, एजुकेशन, नेक्स्ट ई यानी क्या है, एनवायरमेंट, और पी यानी क्या है, पब्लिक हेल्थ। ये आपके 4 पॉइंट है। वाई यानी योगा, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ई यानी आपका एनवायरमेंट, ई यानी एजुकेशनल प्रोग्राम, और नेक्स्ट पी यानी क्या है आपका पब्लिक हेल्थ। एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल फॉर पी क्यूब ए, पी क्यूब ए वो पा 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 पा, पा था ना, वो पा 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 वो वाला पी क्यूब ए। अगर इसको आप एजुकेशन सिखा रहे हो या इसको स्किल सिखा रहे हो तो भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो पी क्यूब ए का मतलब क्या होता है, पी मतलब प्रिजनर, पी यानी पर्सन जिसका एज 65 से ज्यादा है और वो रूरल एरिया में रह रहा है। 2 कंडीशन है, ऐसा आदमी जिसका एज 65 से ज्यादा है प्लस वो रूरल एरिया में रह रहा है। थर्ड पी यानी क्या, कोई ऐसा आदमी जो कि फिजिकली या मेंटली अब्यूज है। और ए का मतलब क्या है, एबेंडेंट, ऑर्फन, एबेंडेंट मतलब कोई जिसको निकाल दिया है, ऑर्फन मतलब क्या, जिसके मम्मी पापा नहीं है, होमलेस जिसका घर नहीं है। ऐसे लोगों को आप पढ़ा रहे हो या कोई स्किल सिखा रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पी क्यूब ए
करेक्ट है। इसको एजुकेशन दे रहे हो या इसको कोई स्किल दे रहे हो तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। योगा का कोई कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जो भी पैसा ले रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक हेल्थ में कुछ चीजें आती है, आपको इतना डिटेल में जाओगे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पब्लिक हेल्थ बोला हुआ है। तो भाई वो सिंपल सी चीज है, रीडिंग वाला है। और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। इसके बाहर कोई भी एक्टिविटी बाय ट्रस्ट होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यही पार्ट जो ट्रस्ट का है वो एग्जम्प्ट है। इसके बाहर कोई, जैसे आपका हॉस्पिटल का कुछ क्वेश्चन पूछा तो ट्रस्ट का उसके वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन सिर्फ यही सर्विसेज अगर ट्रस्ट देती है तो एग्जम्पशन है, इसके बाहर टैक्सेबल है। तो अभी मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊंगा तो यहाँ पे अपना जो भी था चैरिटेबल एक्टिविटी वो सब कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट सर्विस कौन सा है, अभी मैं एक एक इन डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, मैं इतना बड़ा नहीं बनाना। नेक्स्ट 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 ये रेंटिंग वाला जो मैंने बोला 1000 10,000। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस के ऊपर। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में सबसे पहले एंट्री 54 जो कि सबसे बड़ा एंट्री है, जो मैंने वहां पे जब भी पढ़ाया था तो एक वो नोट्स के ऊपर मैंने लिख दिया था, ये पॉइंट है। ये अगर है तो आपको मतलब पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के एग्जाम्पशन क्या है, वो पता नहीं मैंने जो लिखा था कहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। अगर देखो सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट, इसमें एंट्री 54 में 8 एग्जाम्पशन अलग अलग तरीके की दी हुई है। कितनी, 8 एग्जाम्पशन दी हुई है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले ऑपरेशंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन लाइक कल्टिवेटिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन। मतलब जो एग्रीकल्चर के डायरेक्टली रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब जो आप उगा रहे हो उसके डायरेक्टली रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, जैसे कल्टीवेशन है, थ्रेशिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन एटसेट्रा। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन मिलेगा या कुछ भी पे करोगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो आप जो खेती कर रहे हो वो, प्लस जो पशुपालन कर रहे हो, पशुपालन मतलब क्या, जो रेयरिंग ऑफ एनिमल कर रहे हो वो भी आपका क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, कोई भी एनिमल को आप मतलब बड़ा कर रहे हो, उससे समझो गाय है तो उसका मिल्क ले रहे हो, या फिर कोई मुर्गी है तो उसके एग्स ले रहे हो, वो सब। एक्सेप्ट हॉर्स, अगर हॉर्स का रियरिंग कर रहे हो, हॉर्स को पाल रहे हो तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। फॉर रोटी यानी फूड, कपड़ा यानी फाइबर, पेट्रोल यानी फ्यूल और रॉ मटेरियल और एनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट। किसके लिए कर रहे हो, रोटी के लिए कर रहे हो मतलब फूड के लिए कर रहे हो, कपड़ा यानी फाइबर के लिए कर रहे हो, पेट्रोल यानी फ्यूल के लिए कर रहे हो, या रॉ मटेरियल या एनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, तो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच नो प्रोसेसिंग इज डन। मतलब कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस मतलब जो नॉर्मल नेचुरल निकला है वो, उसके ऊपर कोई तरीके का आपने प्रोसेसिंग नहीं किया है या फिर कुछ प्रोसेसिंग किया है विच इज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर। ऐसी प्रोसेस की है जो कि कल्टीवेटर को करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है उसका प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है, तो वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है पोटैटो चिप्स, टोमेटो केचप। इसकी ये देखो, एक आलू था उसके ऊपर प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने से उसको क्या बना दिया, चिप्स बना दिया। ये प्रोसेस है, करेक्ट है, इसकी वजह से इसका प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया क्या, हाँ हो गया, तो इसके ऊपर आपको ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। टोमेटो केचप, टमाटर लिया उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया जिसकी वजह से उसका प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया, तो वो क्या आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग पैकेजिंग इन रिटेल पैक which will make agriculture produce marketable in retail market would not be covered। मतलब अगर आप कुछ भी ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जैसे कि ग्राइंडिंग है, पैकेजिंग है, जिसकी वजह से आप रिटेल मार्केट में जाके कोई चीज सेल कर रहे हो, रिटेल मार्केट में जाके सेल कर रहे हो, तो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। अगर प्राइमरी मार्केट में सेल कर रहे हो तो चल जाएगा, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मान लिया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई अपने फार्म लेबर का सप्लाई करते हो, मतलब कोई, मैं खेती करता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे को 1-2 और आदमी चाहिए, तो मैं कोई जो ऐसा काम करता है उसे फार्म लेबर मंगाता हूँ, तो उसके ऊपर जो भी मैं पेमेंट दूंगा जीएसटी नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूँ, रेंट पे देता हूँ या लीज पे देता हूँ, क्या देता हूँ, एग्रीकल्चर के रिलेटेड मशीन देता हूँ, या कोई खाली लैंड पड़ा है वो रेंट पे देता हूँ एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। चौथा, मैं कोई प्रोसेस करता हूँ, कैसी प्रोसेस, कोई भी एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर, जैसे कि टेंडिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, ये सब याद करने की जरूरत है, सिर्फ ये समझ लेना खेती करने के लिए कोई प्रोसेस एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर,
एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर कोई खेती करने के लिए कोई प्रोसेस कर रहा हूँ तो वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। पांचवा, एंट्री 54 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है पल्स, PULCE होता है ना, पल्सेस क्या होती है, आपकी दाल होती है, तो पल्स नहीं है, PULSW है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर मैं PULSW करता हूँ तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। PULSW क्या होता है, P यानी पैकेजिंग, U यानी अनलोडिंग, L यानी लोडिंग, S यानी स्टोरेज, W यानी वेयर हाउसिंग। आई एम सॉरी। 6 पॉइंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। अगर मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सर्विस दे रहा हूँ, जैसे कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारी मेहनत करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि ये पाउडर अगर आप खेत में डालोगे तो आपका 4 गुना ज्यादा प्रोडक्ट उगेगा, अगर वही सर्विस मैं अगर बहुत सारे फार्मर्स यूनियन वगैरह को देता हूँ तो उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह के रिलेटेड। 7 पॉइंट क्या है, सर्विसेज बाय APMC। APMC का मतलब क्या होता है, जो मंडी होता है, या फिर कमीशन एजेंट। सर्विस किसका है, APMC का है या कमीशन एजेंट का है, किसके लिए है, सेल या परचेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो इनकी सर्विसेज के ऊपर भी GST नहीं लगेगा। 8 पॉइंट क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल, कीड़े वीड़े मारने के लिए वो स्प्रे वगैरह करते हैं ना, इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली 8 पॉइंट थे जो कि एंट्री 54 में कवर है, जिसके ऊपर GST नहीं लगेगा। याद कैसे करने का सर, सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोसेस है उसके बारे में बात किया कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो। सेकंड, लेबर के रिलेटेड। थर्ड, लीज के, रेंट के रिलेटेड। सेकंड क्या है, लेबर के रिलेटेड। थर्ड क्या है, रेंट के रिलेटेड। फोर्थ क्या, कोई भी तरीके का प्रोसेस। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपका पल्स, इससे ये याद रख लो। इसके बाद जो वेयर हाउसिंग है ऐसा करके कुछ भी याद रख लो। सिक्स आपका क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। सातवां APMC मंडी का, और आठवां क्या है, फ्यूमिगेशन का। अगर आपको ये याद रहेगा ना कि इसमें 8 पॉइंट है तो आपको ऑटोमेटिकली 4-5 पॉइंट तो याद रहेंगे हमेशा। ऐसे दिमाग काम करता है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कितने पॉइंट है तो आपको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे पता है ना 8 पॉइंट है तो आपको पहला नॉर्मल पॉइंट है, फिर रेंट याद आ जाएगा, फिर फार्म लेबर का सप्लाई याद आ जाएगा, फिर नीचे से कोई फ्यूमिगेशन याद आ जाएगा। पर ऐसे पता ही नहीं रहेगा कितने पॉइंट है ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। ऐसे याद रखना 8 पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली 3-4 याद रहेंगे, 3-4 याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट है जैसे कि टी है, कॉफी है, पल्सेस है, जैगरी है, प्रोसेस ड्राई फ्रूट है, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। अगर इसके ऊपर कुछ काम करवाते हो तो GST एग्जम्प्ट नहीं होगा। फिर कुछ अदर एग्जम्पशन की बात करते हैं, वो तो एंट्री 54 के अंदर एग्जम्पशन थे। ये सब अलग अलग एग्जम्पशन है। क्या एग्जम्पशन है, अगर आप राइस का, चावल के रिलेटेड क्या करते हो, उसका लोडिंग करते हो, अनलोडिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो, स्टोरेज करते हो, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई इंटरमीडिएरी प्रोसेस करते हो इन रिलेशन टू जॉब वर्क का इन डिटेल मैंने लेक्चर में बताया था। अगर कोई इंटरमीडिएरी प्रोसेस कर रहे हो तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। हॉर्सेस को छोड़ के, हॉर्सेस तो वैसे भी एग्रीकल्चर में आया ही नहीं है तो इसको तो निकाल दो। बाकी कोई ऐसे जानवर है जिनको आप मैनमेड तरीके से प्रेग्नेंट कर रहे हो, बेसिकली इंसेमिनेट कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड कोई सर्विस है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, आप वेयर हाउस कर रहे हो, किसका वेयर हाउसिंग कर रहे हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कर रहे हो तो उसके केस पे जो वेयर हाउसिंग का सर्विस लोगे GST नहीं लगेगा। पांचवा भी वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग किसका कर रहे हो, बहुत सारी चीजों का। आपको खाने के लिए क्या चाहिए, आपको खाने के लिए क्या चाहिए, आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, आपको क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए और स्पाइसेस चाहिए, करेक्ट है। ये आपको एक थाली में चाहिए तो ये थाली हो गई। फिर आपको शुगर केन से क्या बनेगा, जैगरी। टी कॉफी आपके लिए क्या है, नशा है, टोबैको। फिर कॉटन, फ्लैक्स, जूट, और भी बहुत सारी थोड़ी 4-5 प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है, मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं की, इतना वैसे भी याद नहीं रहेगा। आप ये समझ लो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर वेयर हाउसिंग का सर्विस ले रहे हो फिर भी आपको क्या रहेगा, GST एग्जम्प्ट रहेगा। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर पल्सेस, ये जो इतने भी है ना, पल्सेस हो गया, जैगरी हो गया, टी कॉफी हो गया, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी इनका सिर्फ वेयर हाउसिंग का सर्विस, सिर्फ वेयर हाउसिंग का सर्विस लेते हो तो GST नहीं लगेगा। बाकी कोई सर्विस लोगे ऊपर वाला तो GST लगेगा। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का इतना ही सर्विस है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर हो गया, नेक्स्ट एजुकेशन सर्विस। तो एजुकेशन सर्विस के ऊपर आ जाता है। एजुकेशन सर्विस मेरे नोट्स में थोड़ा सा नीचे है। हाँ, एजुकेशन सर्विस यहाँ पे 2 है। अगर ये देखो, ये क्या है, आपका स्कूल है, स्कूल को कोई सर्विस दे रहा है तो क्या होगा, और स्कूल किसको सर्विस दे रहा है तो क्या होगा। जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल को सर्विस दे रहे हैं
तो क्या होगा, और अगर स्कूल किसी को सर्विस देगा तो क्या होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड, नहीं नहीं नहीं, पहला पॉइंट में क्या है, अगर कोई स्कूल किसी को सर्विस देगा तो क्या होगा, ये पहला पॉइंट, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, ये सेकंड पॉइंट है। तो अगर कोई स्कूल सर्विस दे रहा है किसको किसको, टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टीज को जो टीचर्स है, या अपने स्टाफ को जो प्यून्स वगैरह या एडमिन वाले स्टाफ है, उनको कोई सर्विस देगा कोई स्कूल तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, कोई सर्विस दे रहा है स्कूल, कौन सा सर्विस, इन कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। क्या है, समझो ना, कोई बहुत सारे एमबीए के कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो जरूरी नहीं है जितने लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो सिलेक्ट होंगे, पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड चार्जेस लेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद की बात, तो जो एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड चार्जेस लेके गवर्नमेंट ने बोला उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। फिर क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू का मतलब क्या है, ये लोग अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहे हैं, ये लोग अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें से कौन सा एग्जाम्प्ट होगा, कौन सा एग्जाम नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट में क्या है, प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल। हाई सेकेंडरी स्कूल मतलब 12वीं तक, और प्री स्कूल मतलब जो बच्चे लोगों का स्कूल होता है, प्राइमरी वाला टाइप पकड़ लो ना। और सेकेंड पार्ट में क्या डिवाइड किया है, अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। वोकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, आपका जो स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं वो। और थर्ड क्या है, बचे हुए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो वाले इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके केस में ये जो 5 सर्विसेज नीचे दी हुई है, 5 सर्विसेज जो नीचे दी हुई है, ये किसी के केस में देखो, फर्स्ट जो प्राइमरी स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, उसमें ए बी सी डी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों सर्विस अगर कोई प्री स्कूल को या हाई सेकेंडरी स्कूल को देगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ स्टाफ का सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, प्री स्कूल को या हाई सेकेंडरी स्कूल को, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैटरिंग का सर्विस दे रहा है इंक्लूडिंग मिड डे मील, किसको, प्री स्कूल को या हाई सेकेंडरी स्कूल को, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। थर्ड, कोई सिक्योरिटी का, क्लीनिंग का, हाउसकीपिंग का सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, प्री स्कूल को या हाई सेकेंडरी स्कूल को, एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर अगर अप्रूव्ड वोकेशनल वगैरह को देगा तो टैक्सेबल होगा। चौथा, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विस दे रहा है, प्री स्कूल को, हाई सेकेंडरी स्कूल को, एग्जम्प्ट हो जाएगा। करेक्ट है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट को कौन सा सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट होगा, तो डी एंड ई वाला सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। डी यानी कि अगर एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विस देंगे किसको, वोकेशनल इंस्टीट्यूट को, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल, जैसे आईसीआई वाला, आईसीएसआई वाले आपको भेजते हैं ना वो जर्नल्स वगैरह, उसके रिलेटेड कोई आपको सर्विस दे रहा है, मतलब समझो मैं मैगजीन वाला हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, वोकेशनल इंस्टीट्यूट को, एग्जम्प्ट हो जाएगा। करेक्ट है ये। और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ डी एग्जाम्प्ट है, मतलब अगर कोई एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विस किसको दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि जो डी वाला पॉइंट है वो सबके लिए ही एग्जाम्प्ट है, मतलब अगर आप एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विस कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देते हो तो एग्जाम्प्ट है। अगर आप ए बी सी देखोगे तो सिर्फ प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल को एग्जाम्प्ट है, और ई वाला ऑनलाइन एजुकेशनल या पीरियोडिकल वाला सर्विस आप किसको दे रहे हो, सिर्फ वोकेशनल वालों को दे रहे हो तो एग्जम्प्ट है। ये जो ये वाला लाइन है ये इसका है, करेक्ट है। अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या नहीं आएंगे, कोई प्राइवेट कोचिंग जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आएगा। सेकेंडली, कोई फॉरेन कोर्सेज, कोई फॉरेन जैसे सीपीए हो गया, एसीसीए हो गया, ये सब भी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर नोट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई बोर्डिंग स्कूल का सर्विस है। अभी आपको पता रहेगा बोर्डिंग स्कूल का मतलब क्या, जो हॉस्टल वगैरह बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे आपको रहेगा कि सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था देते हैं, खाने का व्यवस्था देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इसको क्या मान लिया गया, कंपोजिट सप्लाई मान लिया गया, रहना, खाना, लॉन्ड्री वगैरह जो भी है। जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है, वो एग्जाम्प्ट है तो सब एग्जाम्प्ट है, तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी अदर पर्सन अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। मतलब क्या कोई भी तरीके का सर्विस सप्लाई किया गया है, किसको, किसी भी आदमी को सप्लाई किया गया है, स्कूल ने सर्विस सप्लाई किया है किसको, अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को किया है। ऊपर हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई स्कूल स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को सर्विस देता है ये वाला तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, करेक्ट है। पर यहाँ पे क्या बोला, अगर स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को छोड़ के बाकी कोई आदमी को सर्विस दिया तो एग्जाम्प्ट होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे अपना ऑडिटोरियम रेंट पे दिया है, फ्रेंचाइजी फीस लिया है, या फिर बहुत सारे कोचिंग वालों का ये लोग ये करते हैं ना, अपनी स्कूल संडे को रेंट पे दे देते हैं, वो कोचिंग वाले वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह रखते हैं, ऐसा होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अपना जो बड़ा सा लॉन रहता है वो शादी वादी को रेंट पे दे देते हैं, वो सब टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो किसका, गुड्स का, जैसे यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का, बुक्स का, तो वो टैक्सेबल होगा। चौथा, अगर कोई आईआईएम है वो 1 साल से कम टाइम का कोर्स करवा रहा है
मेन एमबीए नहीं, उससे छोटा छोटा एमबीए के जैसा आईआईएम वाले को डिप्लोमा वगैरह का कोर्स करा रहे हैं जो कि 1 साल से कम है, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। 1 साल से ज्यादा है, जीएसटी नहीं लगेगा। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपका मरीन, वो क्या होता है, मर्चेंट नेवी वाले कोई कोर्स करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कोई मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसके कुछ कोर्सेस है, तो क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे, ध्यान रखना। फिर क्या है, कोई रिक्रूटर है, रिक्रूटर मतलब क्या समझो, मैं वो गूगल वाला हूँ, आपकी कॉलेज में बहुत स्मार्ट लोग पढ़ते हैं, मैं कैंपस के लिए वहां पे आता हूँ। किसके लिए आता हूँ, कैंपस के लिए आता हूँ, मैं वहां पे स्टूडेंट लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्री में थोड़ी आने देगा, वो अपने चार्ज लेगा, तो वो जो चार्जेस लेगा वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। फिर 7th पॉइंट क्या है, कोई भी तरीके का कैटरिंग सर्विस है, मतलब मैस या कैंटीन, स्कूल खुद प्रोवाइडेड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। किसको, क्या, कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है कि आप हमारे यहाँ पे कैंटीन का काम करो, आप कुछ हमें पेमेंट कर देना, जो भी मंथली या ईयरली बेसिस पे, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पर ये केस में नहीं लगेगा। प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में, वहां पे हम लोग ने देखा था ना, कैटरिंग का, सिक्योरिटी का और ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस एग्जम्प्ट होता है। फिर अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, पढ़ लेना एक बार, 10 सेकंड के लिए पॉज करके पढ़ लेना, अभी इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल में, नेक्स्ट सर्विस कौन सा है, एजुकेशन के बाद। इससे फास्ट, इससे इन डिटेल, इससे अच्छा कोई नहीं करा सकता, ये मेरा मानना है, फिर मुझे नहीं पता क्योंकि वो नोट्स बनाने में भाई बहुत टाइम लगे, जिसमें 12-13 पेज में आपका मोस्ट ऑफ 90% एग्जाम्पशन पूरा कवर हो जाएगा, और कुछ उसमें एरर है लिखने में, तो वो मैं अभी यहाँ पे आपको करेक्ट करा लूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में ध्यान से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, आपके काम आ जाएगा। क्योंकि जब मैं ये टाइप कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है कि भाई मैं सब फ्री दूंगा तो भाई मेरा घर भी कैसे चलेगा, आप समझ सकते हो। तो अभी तक जब तक हैंड रिटन सब फ्री रहेंगे, वो मैं डालते रहूंगा, तो वो आप ले सकते हो। क्योंकि मेरा प्लान है बुक बनाना, और बुक जो है वो प्रिंटेबल मार्केट में आएगा, तो वो आप बाय कर सकते हो थोड़े टाइम बाद। आप क्यों करोगे, आप पास हो जाओगे, आप अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को बोलना कि भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हेल्थ केयर सर्विस, मैं ज़्यादा पका दिया, वो वैसे भी आगे कर रहा था, तब तक क्या कर रहे हैं ना, तब तक मैंने थोड़ा अपना प्रमोशन कर दिया। हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विसेज में बेसिकली 3 सर्विसेज, 3 एंट्री कवर है। सेकंड और थर्ड सबसे पहले ले लेते हैं, छोटा छोटा। सर्विस बाय वेटरनिटी क्लिनिक, रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल एंड बर्ड। वेटरनिटी क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जो पशु पक्षी लोगों का इलाज करते हैं ना, मतलब गाय वगैरह का इलाज कर दिया, डॉग्स वगैरह का इलाज कर दिया, या बर्ड्स का इलाज कर दिया, उनके सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। या फिर प्रिजर्वेशन, या क्या प्रिजर्व कर रहे हो आप, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर रहे हो, कौन कर रहा है, कोड ब्लड बैंक कर रहा है, उसके रिलेटेड सर्विस क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये दो तो टेम्पररी था, ये मेन है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस के मतलब ये अगर आपको पता है, ये मैंने जो यहाँ पे आपको सामने लिखा है, ये अगर आपको पता है, तो आपको हेल्थ केयर सर्विस में कोई तकलीफ नहीं आ रहा है ना। आपको क्या करना है, हेल्थ केयर सर्विस के लिए डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है, या क्योर करना है, डीटीसी करना है। डीटीसी यानी क्या है, डायग्नोस, ट्रीट एंड क्योर। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर, क्योर नहीं केयर। आप केयर कर रहे हो, या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो, या डायग्नोसिस कर रहे हो। किसका कर रहे हो, आईपैड का कर रहे हो, आईपैड का कर रहे हो। आईपैड यानी आई यानी इलनेस, आई यानी इंजरी, पी यानी प्रेगनेंसी, ए यानी एबनॉर्मलिटी, डी यानी डिफॉर्मिटी, करेक्ट। प्लस अगर कोई एम्बुलेंस का सर्विस है, एम्बुलेंस का सर्विस मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कोई भी मोड से हो, एयर, वाटर, कुछ भी हो। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट का कर रहे हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से घर पे, घर से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो भी सर्विस एग्जम्प्ट होगा। माइनस क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी। मतलब अगर आपका प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो या हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर उसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी किस वजह से हुआ है, कि पहले आपको कोई बीमारी हो गया था, उसकी वजह से आपको कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया था, उसको ठीक करने के लिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी चल रहा है, तो वो केस में आपका जीएसटी का एग्जम्पशन हो जाएगा। पर ये सब काम कौन करना चाहिए, या तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, या मेडिकल प्रैक्टिशनर करना। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, आपका जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर रहते हैं, या फिर पैरामेडिक्स करने चाहिए, कंपाउंडर वगैरह। तो कौन से वे से करने चाहिए, तो ये वे यहाँ पे लिखी हुई है, बाय एलोपैथी, बाय योगा, बाय नेचुरोपैथी, बाय आयुर्वेदा, बाय होम्योपैथी, बाय सिद्धा, बाय यूनानी, या कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि रिकॉग्नाइज है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एक रेकी करके सिस्टम होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर रेकी के थ्रू सर्विस दिया है तो वो एग्जाम्पशन नहीं होता। रेकी को छोड़ के बाकी एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या एनी अदर सिस्टम से दिया है तो चल जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आपको समझा क्या मैंने क्या बोला?
ये जो फॉर्मेट लिखा है ये याद कर लो, आपको पूरा एग्जाम्पशन याद हो जाएगा हेल्थ केयर में। डीटीसी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, किसका? आईपैड का। आईपैड का मतलब क्या है? आई यानी इलनेस, आई यानी इंजरी, पी यानी प्रेगनेंसी, ए यानी एब्नॉर्मेलिटी, डी यानी डिफॉर्मिटी, प्लस एम्बुलेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, माइनस मतलब इसके ऊपर लगेगा हेयर ट्रांसप्लांट पे और प्लास्टिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी पर, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा अगर ये आपका बॉडी का कोई पार्ट रिकंस्ट्रक्शन या रीस्टोरिंग के लिए किया हुआ है। ये कौन करना चाहिए काम? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर करनी चाहिए या पैरामेडिक्स करनी चाहिए। कौन से वे से करना चाहिए वो नीचे बता दिया। तो अभी नेक्स्ट आते हैं कि अगर कोई पेशेंट्स है उनको रूम रेंट पे दिया है हॉस्पिटल ने तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बात नहीं है लगेगा। थोड़ी तो ह्यूमैनिटी दिखाओ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, अगर कोई सीनियर डॉक्टर सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंट सर्विस दे रहे हैं, टेक्नीशियन सर्विस दे रहे हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं? हॉस्पिटल को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर क्या है? फूड सप्लाई, अगर फूड सप्लाई कर रहा है हॉस्पिटल, किसको कर रहा है? अगर पेशेंट को कर रहा है जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि ये खाना चाहिए, वो खाना खिला रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। पर विजिटर के, वो विजिटर को खिला रहे हैं या फिर उसके साथ जो भी आए हैं, क्या वर्ड है, पेरेंट्स हैं या अटेंडेंट है, उनको खिला रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, कौन सा सर्विस है? हेल्थ केयर सर्विस हो गया। यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन रेकी वाला था, अगर आपने देखा रहेगा तो एक सेकंड बता देता हूँ। तो रेकी मैंने बोला ना, रेकी के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलता। उसकी बात है कि यहाँ पे पहला ही जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन, ये सब इलस्ट्रेशन हम लोग ने क्लास में अच्छे से किया है। ये जो रेकी ड्रिलिंग ट्रीटमेंट, इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम नहीं है। इसकी जगह आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी, एलोपैथी होता तो एग्जाम हो जाता, समझ लो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का सर्विस। गवर्नमेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट के सर्विस के रिलेटेड हम लोग ने 2 पेज देखे थे। 2 पेज में आपका गवर्नमेंट के रिलेटेड सर्विस है वो सब डिस्कस हो गया था। बात करते हैं फटाफट। गवर्नमेंट कहाँ पे हो? गवर्नमेंट या मेरा पीसी आजकल आज थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, पता नहीं, मैंने पूरी रात खुला छोड़ दिया था उसको, तो बंद करना भूल गया था, तो स्लो चल रहा है थोड़ा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये पड़ा गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जनरल पॉइंट और दूसरा कौन सा? स्पेशल पॉइंट। जो स्पेशल पॉइंट है इसमें हमेशा गवर्नमेंट ही टैक्स भरेगा, इंस्पाइट ऑफ कोई भी चीज हो जाए। मैंने जोश में, कोई भी चीज हो जाए कौन टैक्स भरेगा? हमेशा गवर्नमेंट ही टैक्स भरेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज, कुछ नहीं, हमेशा गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। कौन कौन सा सर्विस? सर्विस किसका है? पोस्ट डिपार्टमेंट का सर्विस है बाय वे ऑफ सील। सील का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? आपका स्पीड पोस्ट, ई यानी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ए यानी एजेंसी सर्विस, एल यानी लाइफ इंश्योरेंस वाला सर्विस। अगर पोस्ट डिपार्टमेंट ये वाला सर्विस देता है किसको, किसी को भी, तो आपका हमेशा गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। सेकंड पॉइंट, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट। वेसल मतलब जो आपका शिप, एयरक्राफ्ट मतलब आपका हवाई जहाज। इंस्टेड इन और आउटसाइड द पर्सन्स ऑफ एयरपोर्ट या फिर पोर्ट, तो वो केस में हमेशा वो सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये केस में जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर हमेशा जीएसटी कौन भरेगा? आपका नॉर्मल चार्ज अप्लीकेबल होगा और गवर्नमेंट भरेगा। सील सर्विस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ऐसे स्पीड पोस्ट, ई यानी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ए यानी एजेंसी सर्विस, एल यानी लाइफ इंश्योरेंस। फिर ये वाला पार्ट हो गया स्पेशल क्लॉज। अभी हम लोग जनरल एक्सेप्शन के ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट है, समझो मैं एक गवर्नमेंट हूँ, मैं जनरल पब्लिक को कोई भी सर्विस दूंगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं जनरल पब्लिक को सर्विस दे रहा हूँ, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं किसको कर रहा हूँ? बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूँ, तो कुछ केस है। सबसे पहले हर एक सर्विस सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग को छोड़ के बाकी जो भी सर्विस है उसके ऊपर जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या करेगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर देगी। समझो मैं कौन हूँ? मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं बिजनेस एंटिटी को कोई भी तरीके का सर्विस दे रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का कोई भी, ये वाला छोड़ के, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी सर्विस दे रहा हूँ, उसके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स भरेगा? बिजनेस एंटिटी टैक्स भरेगा। पर अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन है, रिसिपिएंट है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है वो आरसीए में टैक्स भर देगी, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट नॉर्मल चार्ज में टैक्स भर देगी। ऐसा क्यों किया है सर? समझो ना, मैं एक आदमी हूँ,
मेरे को गवर्नमेंट से कुछ अलॉट हुआ है कि बीएमसी का जो शॉप्स रहती है मेरे को एक शॉप चलाने को मिल जाएगी कि भाई मैं वहाँ पे कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर तुम जीएसटी भी लगाओगे क्या? मुश्किल से तो वो जो बेरोजगार लोगों को वो लोग काम देते हैं उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में भर देगा, रजिस्टर्ड है मतलब बड़ा आदमी है, उसका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई ठीक है, शांत रहो। फिर बात करते हैं अदर एग्जाम्पशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर। अदर एग्जाम्पशन में सबसे पहले वैल्यू बेस्ड एग्जाम्पशन। वैल्यू बेस्ड एग्जाम्पशन में दो सर्विस है कि अगर कोई भी ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल क्रॉस नहीं हुआ, जहां तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कहां तक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 10 लाख अगर वो 4 स्टेट में हो, 20 लाख जनरल या 40 लाख, अगर इतना क्रॉस नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट आपको कोई भी सर्विस देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर ये चीज अवेलेबल नहीं होगी, एक्सेप्शन है। किसके लिए? एक तो स्पेसिफिक क्लॉज के लिए। स्पेसिफिक क्लॉज के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा 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 गवर्नमेंट नॉर्मल चार्ज में भरेगा। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग, उसके केस में अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, नॉर्मल चार्ज में खुद भर देगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपका बिल का अमाउंट, अगर आप क्या करते हो, आप खुद ने सर्विस दिया, एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन कंसिडरेशन। अगर आपका बिल का अमाउंट जो है, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दिया है जिसका बिल का अमाउंट अप टू 5,000 रुपीज है, अप टू 5,000 रुपीज पर बिल है, तो वो केस में जीएसटी नहीं देना। 5,000 से ज्यादा है तो जीएसटी देना है। पर अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो 5,000 रुपया पर बिल नहीं देखा जाएगा, 5,000 पर ईयर देखा जाएगा। ये भी आपका स्पेशल क्लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन बेस्ड एग्जाम्पशन। रजिस्ट्रेशन बेस्ड एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, अगर आप कोई भी कानून में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, जैसे आप कंपनी हो और कंपनीज एक्ट 2013 में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी आपको फीस देनी पड़ेगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपको डिस्टिंक्ट कोलैबोरेशन या फिर सर्टिफिकेशन या सेफ्टी चेक ऑफ वर्कर, आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट ले रहे हो गवर्नमेंट से कि मैंने अपने वर्कर का प्रॉपर सेफ्टी रखा है, मैंने प्रॉपर अपना डिस्टिंक्ट कोलैबोरेशन किया है, मैंने अपना कंज्यूमर और पब्लिक का मैं ध्यान रखता हूँ, उसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट ले रहे हो और उसके रिलेटेड कोई पेमेंट दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, आप कोई पासपोर्ट ले रहे हो, वीजा ले रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब के रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर अदर एग्जाम्पशन की बात करें तो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एक लोकल अथॉरिटी कोई दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या दूसरे लोकल अथॉरिटी को, तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा। पर स्पेसिफिक क्लॉज जो था, हम लोग ने वो सील सर्विस 3 पॉइंट देखे थे ना, उसके केस में गवर्नमेंट नॉर्मल चार्ज में टैक्स भरेगा। सेकंड पॉइंट, कोई भी फाइन या लिक्विडेटेड डैमेज अगर नॉन परफॉर्मेंस, समझो ना, मैंने और गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने क्या बोला गवर्नमेंट को कि मैं इतने टाइम में आपको काम करके दे दूंगा। गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों में से जो भी फेल हो जाएगा ये काम करने में, मतलब इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह पाएगा, उसको लिक्विडेटेड डैमेज देने पड़ेंगे। मतलब आप तुमने काम नहीं किया उसके रिलेटेड कोई डैमेज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मैं मान गया, फिर मैं काम नहीं कर पाया, तो वो केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो आपको पैसा जो देना पड़ेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिया। मतलब एक फार्मर है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो आ रहे हैं वो तो अपने फार्म में यूज कर सकता है, पानी वगैरह जो भी है तो यूज कर, उसके रिलेटेड हम लोग को पेमेंट दे देना। वो जो पेमेंट देगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फार्मर जो होगा वो इंडिविजुअल फार्मर होना चाहिए, वो यूज नेचुरल रिसोर्स का एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए करना चाहिए। चौथा पॉइंट, सर्विस कौन दे रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रहा है, कोई भी काम से दे रहा है, पर वो जो, ये मैंने डिटेल बात किया था, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत ने जिसको जो फंक्शन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का इंटरेस्ट किए हैं उसके रिलेटेड कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिट्स है। अगर एक ऐसा ओल्ड एज होम है जो वृद्धाश्रम है, जिसको कौन चलाता है, या तो गवर्नमेंट चलाता है या ट्रस्ट चलाता है जो 12AA में रजिस्टर्ड है, वो क्या करता है, सीनियर सिटीजन को, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर, इनकम टैक्स एक्ट में जिसको सीनियर सिटीजन बोला जाता है, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए प्लस एज 60 साल से ज्यादा होना चाहिए, उनको सर्विस दे रहा है। और जो कंसिडरेशन है पर मंथ 25,000 रुपए तक है, 25,000 से ज्यादा नहीं है वो एजेड लोगों के रहने की, तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा। 25,000 रुपए से ज्यादा है जीएसटी लगेगा। अगर 60 ईयर से कम कोई आदमी है जीएसटी लगेगा, रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, जीएसटी लगेगा। और जो चार्जेस रहेंगे वो इंक्लूसिव रहेंगे, बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, सब चीजें इंक्लूडिंग रहेंगे। फिर क्या है, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो है, कोई भी तरीका का रिहेबिलिटेशन थेरेपी या काउंसलिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आके देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट किसको, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को, कि भाई तू जो भी माइंस वाइंस है वहां से कुछ कलेक्शन करके ला और फिर हमें दे दे, तो वो सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सर्विसेज पे खत्म हो गया। रिवीजन कर रहे तो फटाफट करना बनता है। फिर नेक्स्ट सर्विस कौन सा है सर,
नेक्स्ट सर्विस है आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो चलो ऊपर वापस कंस्ट्रक्शन सर्विस की तरफ, एक सेकेंड। एस्पिरेंट वाला सीरीज देखा कि नहीं देखा भाई? मस्त है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, ये तो फिनांस सर्विस है। कंस्ट्रक्शन सर्विस के रिलेटेड 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ही अपने को देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर। कोई भी प्योर लेबर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर। प्योर लेबर का मतलब क्या होता है? जिसमें मटेरियल इन्वॉल्व में नहीं होते। ऑफ आइस फार, आइस फार का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। आइस फार मतलब क्या है? सी यानी कंस्ट्रक्शन, सी यानी और कमीशनिंग, ई यानी एक्सट्रैक्शन, एफ यानी फिटिंग, ए यानी ऐसा सब सर्विस, मतलब कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वगैरह का सर्विस दे रहा है। ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल वर्क, किसके रिलेटेड काम कर रहा है? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्योर लेबर का सर्विस दे रहा है। क्या? घर बनाने का सर्विस। किसको दे रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ और एनहांसमेंट, कोई इंडिविजुअल हाउस है जिसका कंस्ट्रक्शन या एनहांसमेंट का सर्विस दे रहा है, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल या प्राइम मिनिस्टर सॉरी आवास योजना के रिलेटेड जो घर बना रहे नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर एक आदमी को एक घर मिलना चाहिए, उसको सर्विस दे रहा है। प्योर लेबर का सर्विस दे रहा है, मटेरियल नहीं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये आइस फार आइस वगैरह क्या है मैं बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, वो सर्विस दे रही है कौन। थर्ड पॉइंट है, अगर आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो, कौन सा? IC2E वाला, ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। मतलब सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, कॉम्प्लेक्स नहीं, नॉर्मल यूनिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो I2E वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और चौथा पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ TDR या FSI। TDR यानी ये सब हम लोग ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा था, फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया, TDR हो गया, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स या लॉन्ग टर्म लीज, कितना साल? 30 साल वाला। ऑफ लैंड ओनर टू डेवलपर इज एग्जाम्प्ट। अगर कोई लैंड ओनर है वो कोई डेवलपर को अपना लैंड वगैरह दे रहा है, किसके लिए? अंडर TDR दे रहा है, अंडर FSI दे रहा है, लॉन्ग टर्म लीज के लिए दे रहा है, जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब CC या OC आने से पहले अगर वो डेवलपर फ्लैट सेल करेगा तो एग्जाम्प्ट होंगे, उसके बाद सेल करता रहेगा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, टैक्स लगेगा। और जो डेवलपर है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स भरेगा, ऐसा हम लोग ने पढ़ा था। तो ये एक नोट नंबर 1 अपने को पढ़ना है। और एक I2E ये सब क्या होता है, आइस FAR क्या होता है, वो सब मैं बता देता हूँ। तो 4 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल, या फिर आप इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या एनहांसमेंट के लिए सर्विस ले रहे हो, किसका? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो अंडर ICEFAR में लिए सिविल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल वर्क, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी माफ हो जाएगा। दूसरा, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, वो सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? फार्मर को सर्विस दे रहा है, फार्मर को सर्विस दे रहा है। क्यों सर्विस दे रहा है? उसका जो ट्यूबवेल वगैरह का काम है, तो वहां तक एग्रीकल्चर यूज के लिए उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड दे रहा है, तो उसके लिए फार्मर जो पेमेंट करेगा जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा, तुम सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट खड़ा करने के लिए जो भी प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लोगे जीएसटी नहीं लगेगा। चौथा, TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज, अगर ओनर दे रहा है, किसको? लैंड ओनर, डेवलपर जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको दे रहा है, तो उसके ऊपर जो पैसा मिलेगा जीएसटी नहीं लगेगा। पर कंडीशन है, कब नहीं लगेगा? जब वो घर जो है वो CC आने से पहले पहले बिक जाएंगे तो, नहीं तो लगेगा। और डेवलपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरेगा। जो आपका ये नोट्स में GTA वाला पॉइंट है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट है, उसके ऊपर यहाँ पे उसके नोट्स आ गए हैं, आगे पीछे हो गया है थोड़ा, तो यहाँ से वो नोट्स मैं बता देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ एक बार। नोट 1 क्या बोलता है? एग्जेम्पशन ऑफ TDR या FSI लॉन्ग टर्म लीज शैल बी विड्रॉ। जो एग्जेम्पशन है विड्रॉ हो जाएगा इन केस फ्लैट सोल्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ CC। सच विड्रॉल, पर जो वो एग्जेम्पशन विड्रॉल होगा वो पूरा नहीं होगा। कितना होगा? 1% ही विड्रॉ होगा इफ जो घर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के नेचर के। अफोर्डेबल हाउस वगैरह क्या होता है, रिवर्स चार्ज में देखा था। और 5% अगर कोई अदर हाउस है तो, ठीक है। और ICEFAR क्या होता है? I यानी आपका यहाँ पे कहाँ पे, I यानी इंस्टॉलेशन, C यानी कंस्ट्रक्शन, C यानी कंप्लीशन, C यानी कमीशनिंग, E यानी इरेक्शन, F यानी फिटिंग और फिटिंग, A यानी ऑल्टरेशन, AR यानी रिनोवेशन। तो ये वाला पॉइंट है, ये आप देख लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गया है अपना।
4 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल क्वेश्चन कुछ नहीं दिए मॉड्यूल में, तो समझ जाओ। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एक लवली चार्ट मैंने बनाया हुआ है, वो चार्ट के थ्रू आपका पूरा हो जाएगा। रोटेट कर लेते हैं इसको। ये चार्ट बहुत ही सही है आपको याद करने के लिए, आपको सब चीजें याद हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कराना है एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए, ठीक है, कैसे करवा सकते हो मेरे भाई, कैसे आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो? देखो, या तो आप रोड से कराओगे, ठीक है, या आप वो पटरी से कराओगे, ट्रेन से, या फिर आप कैसे कराओगे, वाटर से कराओगे, या फिर आप बादलों से कराओगे, एयर से कराओगे। तो सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहले बस और फिर बस के अलावा जो भी कैब, रिक्शा विक्शा होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बस में आ जाते हैं। तो बस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्टेट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है, प्राइवेट बस। स्टेट कैरेज का मतलब क्या होता है, आपका जो गवर्नमेंट का बस होता है वो। अगर गवर्नमेंट बस है और आप एसी में जा रहे हो तो टैक्स लगेगा, नॉन एसी में जा रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? yes. फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में आ जाते हैं, मतलब प्राइवेट बस। प्राइवेट बस में भी एसी में जाओगे तो टैक्स लगेगा, नॉन एसी में जाओगे तो आपको देखना है कि आप टूरिज्म के लिए या टूर के लिए घूमने फिरने जा रहे हो तो टैक्स लगेगा, पर अगर आप काम से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। ये सब इन डिटेल बात किया था नॉर्मल क्लास में, अभी यहाँ तक इनफ है, ठीक है। फिर रोड से सेकंड क्या है, बस को छोड़ के बाकी कोई ट्रांसपोर्ट। तो 2 चीजों पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, एक तो ऑटो रिक्शा पे, सेकंड जो मीटर वाला लाल पीला टैक्सी होता है ना, काला पीला टैक्सी मुंबई में, वो मीटर्ड कैब कोई है जो मीटर से चलता है तो उसके ऊपर एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर अदर कैब या टैक्सी है जैसे मेरू का हो गया, उबर वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर रेलवे की बात करें तो रेलवे में अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी क्लास में जाओगे, फर्स्ट क्लास या एसी क्लास में जाओगे तो टैक्स लगेगा, अदर्स में टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। रेलवे में दूसरा क्या है, मेट्रो, मोनोरेल या ट्रैमवे में। मेट्रो पता है, मोनोरेल छोटा वाला गाड़ी, और ट्रैमवे वो जो रोड पे ऐसा चलाते रहते हैं ना ट्रेन, अंग्रेज लोग। पहले वेस्ट बंगाल कोलकाता वगैरह में भी था, वो हॉलीवुड के मूवीज में दिखता है ना, वो सब पे क्या हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है। वाटरवे से अगर आपको जाना है तो इनलैंड वाटर से जाओगे तो एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटर का मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर जो बाउंड्री के अंदर वाटर है वहां पे अगर वेसल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो अगर टूरिज्म के पर्पज से जाओगे तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जम्प्ट है। एयरक्राफ्ट से जाओगे तो भाई एयरक्राफ्ट में अमीर लोग जाते हैं तो भाई आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है टैक्सेबल होगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल से आपको बताया था कौन कौन से 7 सिस्टर वाले स्टेट प्लस सिक्किम, 7 सिस्टर यहाँ पे मैंने लिखाया भी था क्लासेस में, 7 सिस्टर वाले स्टेट प्लस सिक्किम प्लस वो बान डोगरा, क्या था मेरे को पता नहीं, मैं एक स्टेट वेस्ट बंगाल का एक सिटी था बागाडोरा की, बैन डोगरा कुछ ऐसा था भाई, वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी। वो वाले प्लेस में प्लस सिक्किम प्लस 7 सिस्टर, यहाँ से आप डिपार्ट होते हो या फिर यहाँ से आप बोर्ड करते हो, मतलब यहाँ से आ रहे हो यहाँ पे जा रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी पूरे एयर ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी लगेगा। कौन कौन से प्लेस, 7 सिस्टर वाले स्टेट, नॉर्थ ईस्ट वाले सिक्किम, और एक कौन सा था वो वेस्ट बंगाल का कोई एक बैगाडोरा या बानडोगरा कोई एक ऐसा प्लेस है, वहां से आप आओगे या जाओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो, कौन कर रहा है, ये वाला एयरपोर्ट कर रहा है, आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। पता है बीच में नरेंद्र मोदी ने बोला था, एक ऐसा स्कीम निकाला था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका हवाई चप्पल पहनता है वो भी फ्लाइट में जाए, उसके लिए उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम निकाला था एयरपोर्ट की। वहां पे क्या बोला था, सस्ते भाव में हम लोग मतलब 2500 मैक्सिमम चार्जेस रहेगा, इंडिया के अंदर अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट चालू करेंगे। तो एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट आरसीएस, मतलब आरसीएस एयरपोर्ट से जा रहे हो या आ रहे हो, ऐसा सर्विस दे रहा है। कौन दे रहा है, आरसीएस दे रहा है। किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन। जिसके लिए कंसिडरेशन है, कैसा कंसिडरेशन है, वायबिलिटी फंडिंग है, मतलब गवर्नमेंट इनको फंडिंग कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर एक्सेप्शन है, ये exemption is not applicable if period of 3 years, 3 साल हो गए हैं, has been elapsed from the date of commencement of operation of such airport। अगर वो 3 साल कमेंस हो चुके हैं तो उसके बाद ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल मिलेगा। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके मॉड्यूल में आएंगे तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखा है, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकते हैं गुड्स, या तो रोड से हो सकते हैं, या रेल से हो सकते हैं, या फिर वाटर से हो सकते हैं, करेक्ट है। अगर रेल से है तो टैक्सेबल होगा, वाटर से होगा तो इनलैंड वाटरवेज से होगा तो एग्जाम्प्ट होगा। इनलैंड वाटरवेज, बाकी के वाटरवेज ये इंटर के मॉड्यूल में नहीं है, फाइनल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर रेलवे से हो रहा है तो टैक्सेबल है, इनलैंड वाटरवेज से एग्जाम्प्ट है, और ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है। रोड पे आपको क्या ध्यान रखना है, बाकी सब तरीके के ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर आप गुड्स दे रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, पर सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जीटीए या कुरियर एजेंसी के थ्रू अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कराओगे तो टैक्सेबल है।
बेसिक एग्जाम्पशन है जीटीए को आपको पता रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। अगर पर कंसाइनमेंट वैल्यू, पूरे कंसाइनमेंट का वैल्यू 1500 रुपीज तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और पर कंसाइनिंग वैल्यू 750 रुपीज तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1500 और 750 याद रखना। कुछ कुछ गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कौन, रेलवे, वेसल या जीटीए, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट इंक्लूडिंग आटा, चावल, दाल वगैरह है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या, जो आपका खेत में खाद डालते हैं। न्यूज़पेपर या मैगजीन, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम, डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट या रेलवे इक्विपमेंट। रेलवे इक्विपमेंट जीटीए से जाएंगे तो टैक्स लगेगा, जीटीए को छोड़ के बाकी रेल या वेसल से रेलवे इक्विपमेंट जाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। रेलवे इक्विपमेंट वैसे भी जीटीए से जा भी नहीं सकते भाई, कितने बड़े बड़े सामान होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मॉड्यूल में आप देखोगे तो ऐसा लिखा है कि जीटीए अगर ये 6 चीजों को लेके जाएगा तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और बाकी रेलवे या वेसल अगर ये 7 चीजों को लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। तो 7 पॉइंट जीटीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर अपना फिनेंशियल सर्विस, शायद 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 हाँ, फिनेंशियल सर्विस के ऊपर आ जाते हैं। फिनेंशियल सर्विस के ऊपर सबसे पहला है कि अगर कोई सर्विस आरबीआई दे रहा है, कौन दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, बैंकिंग कंपनी को, या फिर कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, मतलब जिससे सेविंग अकाउंट खोला हुआ है उसको, अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो फिर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। या तो आरबीआई किसी को सर्विस दे रहा है या कोई बैंक सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, ऐसे आदमी को जिसने सेविंग अकाउंट खोला था अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर सर्विस मिल रहा है कैसा, बैंक जो है वो लोन दे रहा है, डिपॉजिट दे रहा है, एडवांस दे रहा है, अदर देन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी लोन, डिपॉजिट, एडवांस दे रहा है, या फिर सेल या परचेज कर रहा है किसका, फॉरेन करेंसी का, अमंग्स एक बैंक दूसरे फॉरेन डीलर से या दूसरा फॉरेन डीलर बैंक से, तो उसके ऊपर क्या आपका जीएसटी नहीं लगेगा। लोन, डिपॉजिट, एडवांस के ऊपर कुछ नोट है, क्या है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हो या कोई और डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हो या ओवरड्राफ्ट या सीसी कैश क्रेडिट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो या मॉर्गेज लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप चेक का या इनवॉइस का डिस्काउंटिंग करा देते हो, मतलब आपके पास चेक आ गया है पर वो 3 महीने बाद का है, आपके पास इनवॉइस आ चुका है, उसको बैंक के पास लेके जाते हो, बैंक कुछ अपना कमीशन लेता है और आपको पैसा दे देता है, अब वो बैंक उससे रिकवर करेगा सामने वाले से, वो जो जितना कंसिडरेशन बाय वे ऑफ डिस्काउंटिंग है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सी पॉइंट क्या है, सर्विस चार्ज, फीस, डॉक्यूमेंटेशन, ब्रोकिंग, जो भी इंटरेस्ट के ऊपर है, कुछ भी तरीके का चार्ज ले रहे हो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जो बैंक है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे रही है और उसके ऊपर चार्ज लगा रही है, तो चार्ज अगर पूरे साल में 2000 रुपए तक है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर है तो पूरा लगेगा। अगर कोई सर्विस दे रहा है, कौन, इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी है वो जो आईएफएससी में लोकेटेड है, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, वो सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को सर्विस दे रहा है जो कि फॉरेन करेंसी में डीलिंग करता है, तो उसके सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मॉड्यूल में नया नया। अगर आप इंटरेस्ट, आपने कोई ईएमआई पे लोन वगैरह लिया है कुछ भी चीज के लिए, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, समझो आपने इंटरेस्ट देने में लेट कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, पैनल इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपका आंसर रहेगा सर बिल्कुल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ऊपर बोला ना, ओवर एंड अबव जो भी इंटरेस्ट के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, शांति रखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इफ ईएमआई इज नॉट पेड इन टाइम, अगर ईएमआई टाइम पे नहीं देते हो तो एडिशनल इंटरेस्ट या पेनल्टी जो है वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, उसकी बात की हुई है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है, उससे आपको समझ जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टर जेठालाल है, वो क्या करता है, मोबाइल बेचता है, किसको बेचता है, तारक मेहता को बेचता है। मोबाइल कितने का, 40,000 का है, ईएमआई पे तारक मेहता लेता है 11,000 इंटू 4, ठीक है, 11,000 का 4 ईएमआई है, मेहता साहब फोन लेते हैं जेठालाल से। अगर डिले हो जाएगा पे करने में ईएमआई तो हम लोग
2%, 2.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोबाइल का इनवॉइस जेठालाल ने अलग दिया है और इंटरेस्ट अगर कुछ चार्ज करेंगे तो उसका इनवॉइस अलग लगेगा। तो यहाँ पे जो इनवॉइस है, इंटरेस्ट वाला जो इनवॉइस है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा पहले केस में। ये एग्जांपल देखोगे आप समझ जाओगे अमेंडमेंट क्या बोलना चाहता है। सेकंड पार्ट है, अगर जेठालाल मोबाइल बेचता है किसको, तारक मेहता को, यहाँ पे मेहता साहब जो है वो जेठालाल से नहीं लेते ईएमआई, वो क्या करते हैं बैंक से अलग लोन लेते हैं 40,000 रुपए का, 40,000 रुपीज का बैंक से लोन लिया और उसको क्या किया, जेठालाल को पे कर दिया, अभी उसका ईएमआई पे करे। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने लोन पे करने में लेट कर दिया तो 1.25% का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या देखना है कि जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऊपर हम लोगों ने देखा था कोई लोन डिपॉजिट या एडवांस का सर्विस बैंक दे रहा है किसी कस्टमर को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एनी सर्विस चार्ज या कोई भी तरीके का सर्विस चार्ज या कोई और तरीके का चार्जेस ले रहा है बैंक किसके, मेहता साहब से, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे आपका बैंकिंग सर्विस भी खत्म हो गया। फिर हम लोग ये सब क्वेश्चंस हम लोग ने अच्छे से देख लिए थे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो एग्जाम्पशन ऑलमोस्ट होने आ गया, जो बड़े बड़े थे वो सब तो हम लोग ने निपटा दिए फटाफट। एग्जाम्पशन में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर छोटे छोटे, अभी कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। एजुकेशनल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, इसमें 4-5 तरीके के एग्जाम्पशन है। सबसे पहला, अगर कोई एलआईसी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने एलआईसी बिजनेस प्रोवाइडेड की बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, मतलब क्या, आपने एनपीएस के अंडर कोई भी एलआईसी का बिजनेस प्रोवाइड किया है जो कि एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, पीएफआरडीए पेंशन प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर रेगुलेट होती है, और स्कीम कौन सा है, एन्युटी के बेसिस वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रीमियम वगैरह जो पे करोगे जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट जो है वो आर्मी और पुलिस वालों के रिलेटेड है। अगर कोई आर्मी मतलब जो अपनी थल सेना है, नेवल यानी जो अपनी पानी वाली सेना है, एयरफोर्स यानी जो अपनी हवा वाली सेना है, अगर ये ग्रुप इंश्योरेंस निकालते हैं, किसका निकालते हैं, अपने आर्मी, एयरफोर्स या नेवल फोर्स के मेंबर्स का ग्रुप इंश्योरेंस निकालते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी पे वगैरह करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर नेवल फोर्स मतलब जो नौसेना है वो ग्रुप इंश्योरेंस निकालती है, किसका निकालती है, कोस्टल गार्ड्स का निकालती है। कोस्टल गार्ड्स का मतलब क्या होता है, वो जो आपके पानी के ऊपर जो रक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं ना, कोस्टल गार्ड्स, बाउंड्री की पानी की, उसके कुछ निकालती है इंश्योरेंस, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट, सर्विस बाय वे ऑफ एलआईसी, कौन ले रहा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, अगर पुलिस फोर्स जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो अपने मेंबर का ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह निकालती है, जीएसटी नहीं लगेगा। पांचवा पॉइंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर की जान कौन है, आम आदमी की लाइफ, प्राइम मिनिस्टर की जान कौन है, आम आदमी की लाइफ। तो सर्विसेज ऑफ एलआईसी बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम, ये वाली स्कीम्स में प्राइम मिनिस्टर की जान कौन है, आम आदमी की लाइफ, ये सर्विसेज में अगर आपको ये वाली एलआईसी स्कीम बेसिकली ले रहे हो, ये वाली सर्विसेज ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर वया वंदन योजना। जन यानी क्या, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और लाइफ इंश्योरेंस, तो ये वाले केस में आपका जीएसटी नहीं लगेगा। सिक्स क्या है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे अमाउंट आ जाता है ना वहां पे क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अगर कोई लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग मैक्सिमम कवर 2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा का कवर रहेगा तो जीएसटी लगेगा। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का आप ले रहे हो पॉलिसी, उसमें मैक्सिमम कवर अगर 2 लाख रुपए तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर ये लाइन से जो सा मॉड्यूल में है वैसे ही लाइन से आएगा अभी यहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस अथॉरिटी, अगर ये अथॉरिटी सर्विस कोई तरीके का आप प्रोवाइड कर रहा है जीएसटी नहीं लगेगा। ईएसआईसी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। IRDAI क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है वो इंश्योरेंस के रिलेटेड है, करेक्ट। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों क्या है आपका पीएफ के रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट, एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये दोनों बचे हुए रेसिजुअल, तो ये 6 लोग किसी को भी सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सातवां पॉइंट, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बताई हुई है, मॉड्यूल में दी हुई है, मैंने नहीं पढ़ाई, यहाँ पे तो ले ही नहीं सकता मैराथन में भाई, वो रीडिंग वाली चीज है, एक बार रीड कर लेना। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, वो कोई तरीके के अलग अलग सर्विसेज देता है, उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। वो याद नहीं रहेगा, 20-25 सर्विसेज दी हुई है अलग अलग टाइप की, वो पढ़ोगे कि भाई इतना सब्जेक्ट बचा है वो पढ़ोगे। पेंशन स्कीम,
ये वाली पेंशन स्कीम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दो है, पहला कौन सा है, आपने अटल पेंशन योजना के अंदर, अटल पेंशन योजना के अंदर कलेक्शन या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। या कोई स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, उसमें कलेक्शन कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है, ये लोग क्या करते हैं, इनका बेसिकली काम होता है कि जो भी बैंक्स है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो रूरल एरिया में है, उनको क्या करने का होता है, काम लाके देना होता है, मतलब अकाउंट खुलवाने होते हैं, इंश्योरेंस का बताना होता है, और बेनिफिट की डिपॉजिट्स, लॉकर वगैरह के बेनिफिट्स बताने होती हैं और कस्टमर लाके देने होते हैं। तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर में सर बेसिकली फर्क क्या होता है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो होता है वो बैंक के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है कि भाई मैं बैंक का आदमी हूँ, बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं कर सकता। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बेसिकली बड़ा होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटा होता है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जनरली फर्म, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट वगैरह होते हैं। फैसिलिटेटर कौन होता है, इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है। ये डिफरेंस में बच्चों से फिर समझो कि क्या करना है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को या बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, रूरल एरिया में दे रहा है, तो उसके रिलेटेड वो जो भी अपने चार्जेस वगैरह लेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर का कोई इंटरमीडियरी है, इनका भी कोई एजेंट है, वो इनको सर्विस दे रहा है, कौन सा सर्विस दे रहा है, ऊपर वाला सर्विस दे रहा है, बैंक का, इंश्योरेंस का, रूरल एरिया में कुछ काम करवा के दे रहा है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है, मैंने जो बताया वही होता है। फिर बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ऊपर हम लोग ने क्या देखा था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सर्विस देता है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट को सर्विस देता है तो क्या होगा, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन। जीएसटीएन क्या, गुड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि मैनेज करता है कॉमन पोर्टल को। या फिर अंडर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट को लगा कि हमारा ओएनजीसी जो डिपार्टमेंट है, जो भी हमारी कंपनी है, उसके जितने भी एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टोटल एक्सपेंस बोर्न बाय गवर्नमेंट, और अंडर इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम, या फिर कोई फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप का मतलब क्या होता है, राशन का दुकान होता है जहाँ पे कम प्राइस में अपने को गेहूं तेल वगैरह मिलता है, वो वाला। तो यहाँ पे क्या बोला कि 4 तरीके का सर्विस। सबसे पहले क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके पहले जीएसटीएन का सर्विस जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, दूसरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठा रहा है, इंश्योरेंस स्कीम, या चौथा फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर कोई प्योर सर्विसेज मतलब जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, कौन दे रहा है, पंचायत दे रहा है या म्यूनिसिपलिटी दे रहा है, पर इसमें प्योर सर्विसेज मतलब इसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, या कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए जिसमें गुड्स हो। पर थर्ड पॉइंट में ही लिखा है कि अगर 25% तक गुड्स हो जाएंगे तो चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं लीजिंग सर्विसेज के ऊपर। लीजिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, आप कोई लीज पे दे रहे हो, वो वाली बात। अगर सर्विसेज ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर से ज्यादा, किसके लिए दे रहे हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट को लीज पे दे रहे हो, या फिर ऐसे प्लॉट को दे रहे हो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए आप लीज पे दे रहे हो। करेक्ट है, कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग डेवलपमेंट दे रहा है, या फिर कॉर्पोरेशन दे रहा है, या फिर अंडरटेकिंग दे रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दे रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अंडरटेकिंग दे रहा है बाय एनी अदर एंटिटी, या फिर कोई और एंटिटी लीज पे दे रहा है जिसमें 20% या उससे ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट का। सर कुछ नहीं समझा, क्या बोल रहे हो, बता दो। एक स्टेट गवर्नमेंट का कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, अंडरटेकिंग है, या कोई एक ऐसा कंपनी है जिसमें 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का, करेक्ट है। वो क्या करता है, एक इंडस्ट्रियल प्लॉट को या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी है, उसको क्या करता है, लीज पे दे देता है, 30 साल से ज्यादा की लीज पे देता है। उसके सामने उसको कंसिडरेशन मिलता है अपफ्रंट पेमेंट के नाम पे, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, कोई भी नाम पे उसको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पर कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, एनफोर्स करेगी, जितनी भी कंडीशंस है वो सब बराबर हुई है कि नहीं वो देखेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, जो लीज प्लॉट है वो जो ऊपर वाले पर्पस है सिर्फ उसी के लिए यूज होना चाहिए, उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर वायलेशन हो जाता है बाद में यूज के लिए, तो ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट लेसर जो है या लेसी है वो क्या करेंगे, टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। और चौथा पॉइंट क्या है, टैक्स इज एग्जम्प्टेड, टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा ऑन एग्रीमेंट ऑफ ओरिजिनल लेसर टू लेसी सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। अगर टैक्स एग्जम्प्ट होगा किसके केस में, ओरिजिनल लेसर के केस में या लेसी के केस में, सब्जेक्ट टू बाकी सब कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये सब चीजें इन डिटेल मैंने लिख लिख के सब बताई थी भाई। मैराथन में मैं जानबूझ कर फटाफट जा रहा हूँ, कम टाइम में आपका जितना ज्यादा कंसेप्ट हो सके उसके लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई IRFCL है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो इंडियन रेलवे को कोई भी तरीके का एसेट लीज पे देती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर लीगल सर्विसेज के ऊपर आ जाता है।
अगर कोई एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, ये या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं किसको, एनी पर्सन को अदर देन बिजनेस एंटिटी। ये पहला पॉइंट, क्या करते हैं, ये सर्विस देते हैं किसी भी आदमी को अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं जिसका अभी तक एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल वो क्रॉस नहीं हुआ था थ्रेशोल्ड्स के लिए। या तीसरा, ये सर्विस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, या गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह को, या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस देते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विस कौन दे रहा है, एडवोकेट दे रहा है या फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, किसको दे रहा है, अनदर एडवोकेट को दे रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कवर नहीं है, ध्यान रखना, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, अगर बाय इंडियन, ये लोग, मैंने यहाँ पे कुछ कोड बना के दिया था रेगुलर क्लास में, मैं भूल गया, मैंने एक्चुअली बिना सेव के क्लोज कर दिया था फाइल, तो सब चेंजेस चले गए। बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या सेंट्रल सिविल सर्विस बोर्ड अंडर, या फिर अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, या फिर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, या फिर यूनिवर्सिटी स्कूल डीफ, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बेसिकली यही बात, यहाँ पे मैंने याद रखने के लिए कुछ कोड बताया था, मैं भी भूल गया, मैंने वो टेम्पररी बेसिस पे ही वहां पे लिखा हुआ था। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एग्जम्पशन आपको ऐड कर देना है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कोई इंडिविजुअल है जो कि एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज अ कोच या एज अ टीम मैनेजर सर्विस दे रहा है। सेलेक्टर नहीं, क्वेश्चन में सेलेक्टर पूछा जाएगा कि अगर सेलेक्टर सर्विस दे रहा है तो एग्जाम होगा, नहीं होगा। फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट, क्या कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए सर्विस दे रहा है, वो भी ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने हेल्ड कराया है। करेक्ट है। और सर्विस किसको दे रहा है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्लेयर है, समझो, वो सर्विस दे रहा है किसको, सर्विस रेसिपिएंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, पर जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो कोई एमएनसी ने करवाया है, मल्टीनेशनल कंपनी में कराया है, एक्सेप्शन मिलेगा, वहां पे लिखा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देना है, और जो इवेंट है वो भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही करा है, तो एग्जम्पशन मिलेगा, और ये सिर्फ 4 लोगों को ही मिलेगा, प्लेयर को, रेफरी को, कोच को, टीम मैनेजर को। तो ये केस में जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक बार लिख लेना, वो नोट्स में ये चीज कवर नहीं है। ठीक है। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट, बस अभी लास्ट कुछ बचा है, ज्यादा नहीं, मेरा गला भी दुखने लगा, मैं कंटिन्यू होते परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस की बात करें तो सर्विसेज ऑफ आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट सर्विस देता है बाय वे ऑफ फोक डांस या क्लासिकल डांस, क्लासिकल आर्ट या फोक आर्ट के लिए सर्विस देता है, म्यूजिक में, डांस में या थिएटर में, सिर्फ 3 सर्विस होनी चाहिए, जहां पे कंसिडरेशन अप टू 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 1.5 लाख। फोक या क्लासिकल, वेस्टर्न वगैरह नहीं चलेगा, सिर्फ म्यूजिक, डांस, थिएटर, पेंटिंग वगैरह नहीं चलेगा। टैक्सेबल क्या हो जाएगा, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर का सर्विस है, जो आपके टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई सर्विस देता है, ऐसा बोला जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कल्चरल इवेंट कर रहा है। एक साबुन, ऐसा क्वेश्चन है कि एक साबुन का इवेंट है जिसमें अहाना कपूर करके एक फिल्म सेलिब्रिटी है, वो क्या करती है, डांस, क्लासिकल डांस करती है, और वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, वो साबुन की, और उसको पेमेंट मिलता है 1,20,000। जीएसटी लगेगा नहीं, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का सर्विस कवर नहीं है। और दूसरी आर्ट जैसे कि पेंटिंग, अदर आर्ट फॉर्म जैसे कि टीवी है, फिर वेस्टर्न डांस है, ये सब के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई भी इवेंट में जाते हो तो उसके ऊपर टिकट जो होता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, अगर आपका अमाउंट 500 रुपए तक है पर पर्सन, जीएसटी नहीं लगेगा, 500 से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। क्या क्या कवर है, सर्कस है, डांस है, थिएटर है, ड्रामा है, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स इवेंट, प्लानिटेरियम, ये सब मैंने याद करवा दिए थे, कोशिश की थी आपको याद करवाने की रेगुलर क्लास में। इसमें आप एंट्री कर रहे हो, 500 रुपए तक टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 500 के ऊपर जीएसटी लगेगा। एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या फिर जू, मतलब क्या है, अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसमें, म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व में या जू में, तो इसके टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर जू में क्या नहीं आएगा, सर्कस नहीं आएगा, या फिर कोई ऐसे आदमी के पास लाइसेंस है कि वो एनिमल पाल सकता है, वो भी जू में नहीं आएगा। थर्ड क्या है, अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जैसे गुफा वगैरह होता है, उसमें आप एंट्री करते हो, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर कोई एडमिशन पे इवेंट टिकट पे लग रहा है तो। यहाँ पे अपने सब हो गए, बस अदर एग्जाम्पशंस कुछ बाकी है जो हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। अगर कोई यहाँ पे, मैंने इसके रिलेटेड तो शायद पढ़ा रहेगा अभी तक मेरा, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी वाला, नहीं है, ये तो अपना मैराथन वाला नहीं है, सॉरी।
अगर सर्विस कौन दे रहा है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी दे रहा है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, किसको दे रहा है, अपने मेंबर को दे रहा है, कैसे दे रहा है, बाय वे ऑफ रिएम्बर्समेंट चार्जेस दे रहा है या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एज अ ट्रेड यूनियन दे रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, या कोई रेसिडेंशियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका एसोसिएशन है या फिर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो मेंटेनेंस का चार्ज ले रही है अपने मेंबर से, कितना, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये पर मंथ, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब केसेस में एक बार पढ़ लेना, ये ऊपर वाला लाइन याद रख लेना, आंसर फ्रेम करने को काम आएगा। फिर नोट्स में क्या लिखा है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कब एग्जम्पशन मिलेगा, मैंने आपको चार्ट में बताया था। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 7,500 रुपये उससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर मैंने बताना था कि मेंटेनेंस चार्जेस ठीक है 7,500 या उससे ज्यादा है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सो फॉर एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड मस्ट, जो मैंने अभी बोला चार्ट वाला वही है। फिर क्या है कि जो 7,500 का लिमिट है वो फ्लैट वाइज देखा जाएगा, पर्सन वाइज नहीं देखा जाएगा। अगर मैं एक आदमी हूँ, मेरे 2 फ्लैट है, तो मेरे को लिमिट हर फ्लैट का 7,500 मिलेगा, ना कि मेरा 7,500 मिलेगा। अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वो 7,500 की लिमिट में नहीं आएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर क्या है, अगर कोई बिजनेस आप गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर को सप्लाई माना जाएगा, पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सर्विस दे रहे हो रेसिडेंशियल डिवेल्डिंग का, मतलब घर भाड़े पे दे रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप होटल हो, आप इन हो, आप गेस्ट हाउस हो, आप क्लब हो, आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, लॉजिंग पर्पज के लिए क्या देते हो, घर रूम रेंट पे देते हो, तो अगर रूम का वैल्यू कितना है पूरे दिन का 1,000 रुपीज तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 1,000 के ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। अगर आपका काम क्या है, भाड़े पे देना, क्या भाड़े पे देना, गाड़ी वाड़ी भाड़े पे देता, तो ये 4 लोगों को गाड़ी दोगे भाड़े पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहले कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, जो मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 12 लोगों से ज्यादा को हैंडल करने की है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट सेम है जो कि यहाँ पे सी पॉइंट लिखा हुआ है। अगर सेम सर्विस आप लोकल अथॉरिटी को देते हो, क्या मोटर व्हीकल हायर पे देते हो जो 12 से ज्यादा पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जीटीए को सर्विस देते हो, कोई भी हायर का मोटर व्हीकल हायर पे देते हो, जीएसटी नहीं लगेगा। और चौथा पॉइंट है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ का सर्विस देते हो, तो मतलब उनको देते हो हायर पे, तो जीएसटी नहीं लगेगा। टोल चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई एनिमल स्लॉटरिंग का सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप के रिलेटेड कोई सर्विस है, जीएसटी नहीं लगेगा। कोई सर्विस आरटीआई का है, जीएसटी नहीं लगेगा। फॉरेन, अभी मैं क्या पढ़ा, ये सब इन डिटेल थोड़ा क्लास में बात किया जाता है, अभी तो मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कोई सर्विस दे रहे, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर पब्लिक कन्वीनियंस, मतलब जो कोई टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉशरूम है, ये सब जो सुलभ शौचालय के सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर पब्लिक लाइब्रेरी है या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, न्यूज़ वालों को सर्विस दे रहा है, न्यूज़ चैनल वगैरह को, या एफएसएसएआई जो फूड वाला सर्टिफिकेट देते हैं, उनके सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इंक्यूबेटर क्या होता है, मैंने क्लास में आपको बताया था। इंक्यूबेटर बेसिकली सर्विस देता है नए स्टार्टअप्स को, ताकि उनको फंडिंग मिल सके, उनको एक्सपोजर मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, उसके रिलेटेड वो सर्विस देता है। तो जो इंक्यूबेटी सर्विस आगे देगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर टर्नओवर उसका है पिछले साल 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ था और 3 साल उसका एलएप्स नहीं हुआ है जब से वो एग्रीमेंट में आया है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका एग्जम्पशन समाप्त होता है। ठीक है, 90% से ज्यादा, ये कितने पेजेस है, 14 पेजेस में कवर हो गया। 14 पेजेस में देखोगे तो पहला 1.5 पेज तो इंट्रोडक्शन का ही है, तो 10-12 पेज पढ़ो, आपका पूरा एग्जाम्पशन 90% से ज्यादा कवर हो जाएगा। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, जाओ टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लो, आपके काम आएगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। चलो, थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। पूरा रिवीजन हो चुका है अपना ओवर। कुछ क्लैरिफिकेशंस है छोटे छोटे, उसके बारे में 10 मिनट लगेगा। क्लैरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट देखो, एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट मेरे पास आता है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, जो भी, वो बोलता है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या करना है, टैक्स सिखाना है, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ
कौन सा सर्विस, टीचिंग का सर्विस दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। क्यों गवर्नमेंट को दे रहा हूँ? गवर्नमेंट चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो है उनको क्या करूँ, मैं टीचिंग दूँ बेसिकली। तो अगर इसका जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट देगा उसका 75% या उससे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट बॉर्न करता है, मतलब ये एम्प्लॉयज़ के जो कोर्सेज का खर्चा है वो 75% या उससे ज़्यादा कौन बॉर्न कर रहा है, गवर्नमेंट बॉर्न कर रहा है, तो इस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले ये जो एग्जम्पशन था ये पूरा 100% था, मतलब अगर गवर्नमेंट पूरा 100% खर्चा कर रहा है, अगर गवर्नमेंट पूरा 100% खर्चा कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर हम 75% भी खर्चा कर देते हैं तो क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब जीएसटी में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो क्या वो एग्जम्पशन का क्या किया, जो दायरा था एग्जम्पशन का, जो एरिया था वो बढ़ा दिया कि अगर 75% भी आपने खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, तो क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। Services provided to central government, state government, union territory administration under any training program for which 75% or more of the total expenditure is borne by, अगर central government, state government, union territory administration करता है तो exemption लागू हो जाएगा। पहले अमेंडमेंट से पहले वो 75% कितना था, 100% था, मतलब अगर गवर्नमेंट पूरा 100% खर्चा करता था तो ही exemption मिलता था। अभी अगर वो 75% तक भी कर देता है या उससे ज़्यादा तो भी खर्चा मिलता है, डिडक्शन मिल जाए, एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन तो इनकम टैक्स पढ़ा के आदत हो गया, एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टिजियस स्टेट। क्या होता है बेसिकली, ये जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रक्स होती है ये पूरे इंडिया में जाती है। समझो कोई फसल वगैरह हुई है हरियाणा वगैरह से लेके आएगी, साउथ तक पहुंचा रही है, मतलब ये क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस होते रहते हैं, तो इनको कुछ तो परमिट लगता रहेगा ना, मतलब कुछ तो ऐसा लाइसेंस लगता रहेगा ना जिससे ये जा सके। तो नेशनल परमिट करके जो होता है वो एक परिवहन करके वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हो। वो क्या कर रही है, इनको सर्विस दे रही है। कैसी सर्विस दे रही है, नेशनल परमिट ग्रांट करने की सर्विस दे रही है। किसको दे रही है, गुड्स कैरेज को दे रही है। गुड्स कैरेज की बात हो रही है, टू ऑपरेट या तो पूरे इंडिया में या फिर जो कॉन्टिजियस स्टेट है उसके लिए। तो आपको जो भी वो फीस पेमेंट करोगे वो परमिट के लिए, उसके ऊपर आपको क्या नहीं देना, जीएसटी नहीं देना। सिंपल है, लॉजिक वगैरह में बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना अपने को, इंटर लेवल पे अपने को कैसे समझना है कि कंसेप्ट क्या है। करेक्ट। थर्ड पॉइंट पे आता है, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट। अगर कोई इंडियन रेलवे फिनेंशियल कॉरपोरेशन, जो इंडियन रेलवे फिनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनी है, अगर वो इंडियन रेलवे को सर्विस दे रहा है, कैसा सर्विस दे रहा है, लीजिंग का सर्विस दे रहा है, मतलब कोई भाड़े पे दे रहे हो, रोलिंग स्टॉक असेट दे रहे हो, इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस, जो भी उधर लगते हैं सामान, वो क्या कर रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो। कौन कर रहा है, इंडियन रेलवे फिनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। किसको कर रहा है, इंडियन रेलवे को कर रहा है। तो ये लीजिंग के लिए कुछ पैसा भी लेगा, हाँ जी, सर्विस चार्जेस लेगा। ये सर्विस चार्जेस जो भी लीज के नाम पे रेंटल्स ले रहा है उसके ऊपर जीएसटी पहले लगता, एग्जेम्प्ट होता था, मतलब पहले क्या जीएसटी नहीं लगता था, पर अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। द एग्जेम्पशन इज विड्रॉन। तो पहले कैसा होता था, पहले इसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं था क्योंकि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका गवर्नमेंट का कंपनी है, ये किसको दे रहा है, इंडियन रेलवे को ही सर्विस दे रहा है, तो जीएसटी नहीं लगता था। अभी क्या किया है, जीएसटी लगेगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया है। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ पार्ट का प्राइवेटाइजेशन का सोच रहा हो, इसकी वजह से किया हो, कुछ बोल नहीं सकते, बट अपने लिए एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगर इंडियन रेलवे को लीजिंग का सर्विस दे रहा है तो उसके केस में जीएसटी अब लगेगा। अगर नेशनल परमिट का सर्विस ले रहा है कौन, गुड्स कैरेज ऑपरेटर, किससे ले रहा है, पर जो भी गवर्नमेंट का साइट है उससे जिसको मिलता है उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और तीसरा ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। 75% या उससे ज़्यादा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी करता है अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इतना रीड कर लो एक बार, फिर नीचे जाते हैं। पॉज करके रीड करो, पॉज करके रीड करो, फिर नीचे क्वेश्चन दिया है वो भी फटाफट देख लेते हैं। रिवीजन है, मैं काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए काम की है, ठीक है। ज़्यादा इन डिटेल घुसूंगा, आपका रिवीजन अननेसेसरी बड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहला, अगर कोई आंगनवाड़ी क्या होता है पता है, जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को गांव वगैरह में पढ़ाते हैं, एक लेडी को वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं, वो बच्चों का ध्यान रखती है। अगर कोई
सप्लाई होता है फूड इन आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स में, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन सर्विंग ऑफ फूड इन स्कूल अंडर मिड डे मील स्कीम इफ सच सप्लाईज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट एंड कॉर्पोरेट डोनेशन। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट अगर फंड करता है उसकी वजह से कोई मिड डे मील मिलता है, वो तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट ही होता है। बट सवाल ये उठता है अगर कोई कॉर्पोरेट डोनेशन करे, हर एक कंपनी का बड़ी कंपनी का CSR का फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके तहत वो सब कुछ समाज सेवा के काम करते रहते हैं। तो अगर वो कोई कॉर्पोरेट डोनेशन करे किसके लिए, आंगनवाड़ी के, मतलब कोई मिड डे मील के लिए, तो उसके ऊपर GST लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में सवाल है। तो सबसे पहले लीगल प्रोविज़न क्या है, अगर कोई स्कूल में फूड क्या होता है, सर्व होता है अंडर मिड डे मील, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सप्लाई फंड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, मतलब पैसा गवर्नमेंट करता है, तो एंट्री 66 में वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। द स्कोप ऑफ दिस एंट्री इज दस वाइड इनफ टू कवर एनी सर्विंग ऑफ फूड टू स्कूल, कोई भी तरीके का फूड अगर स्कूल में, इंक्लूडिंग प्री स्कूल क्या होता है, आंगनवाड़ी तरीके होता है। फर्दर आंगनवाड़ी इंटर आलिया प्रोवाइड्स प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हैंस आंगनवाड़ी जो है वो कवर हो जाता है इन अ डेफिनेशन ऑफ प्री स्कूल। सिंपल चीज़ है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ अ फूड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन फंडिंग करता है, अगर बच्चों को खाना खिला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में ही क्या आ जाता है, आंगनवाड़ी आ जाता है, हैंस ये कवर हो जाएगा यहाँ पे और एग्जेम्पशन मिल जाएगा, भले ही कौन स्पॉन्सर कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है या कॉर्पोरेट कर रहा है। तो अपने को बस इतना समझना है यहाँ पे कि अगर आंगनवाड़ी के थ्रू या नॉर्मल स्कूल के थ्रू कोई भी डोनेशन दे जिसकी वजह से मिड डे मील या कोई तरीके का फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके ऊपर GST फिलहाल नहीं लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आज नेक्स्ट आते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग GST ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। देखो, एजुकेशन में हम लोग ने देखा था, प्री स्कूल देखा था, स्कूल देखा था, या फिर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह देखा था। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोर्ड की बात करें। जैसे मैं महाराष्ट्र में अभी हूँ तो महाराष्ट्र बोर्ड एप्लीकेबल होता है, करेक्ट है। नेशनल लेवल की बात करें तो आपका CBSE जो वो एप्लीकेबल हो जाता है, करेक्ट है। तो वैसा जो अगर कोई सेंट्रल या स्टेट का बोर्ड है, अगर वो कुछ सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, उसके बारे में कुछ सवाल थे, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन यहाँ दे दिया गया। सबसे पहले अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हो कोई भी कोर्सेज के लिए जिसके लिए आप फ़ी चार्ज करते हो, तो क्या उसके ऊपर GST लगेगा, नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप इनपुट सर्विस ले रहे हो फॉर कंडक्टिंग एनी एंट्रेंस फ़ी, तो उसके ऊपर GST लगेगा, नहीं लगेगा, और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरा, आप एक्रेडिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल करते हो। एक्रेडिएशन का मतलब क्या होता है, आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो, आप उनको वैलिडिटी देते हो कि आप, हाँ, आप जवाबदार, मतलब कोई कॉलेज को वो क्या करता है अपने बोर्ड के, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, वो क्या करता है कि हाँ ये कॉलेज हमारे साथ एफिलिएटेड है, आप उनको ये रिकॉग्निशन दे रहे हो ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस लेते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना ये पार्ट समझ लो, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, फिर एक और सर्कुलर आया था कि अगर ओवरलोडिंग चार्ज ले रहे हैं टोल प्लाजा के ऊपर, देखो ये एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये टोल नाका है, तो इससे कुछ टोल लिया जाएगा। हाँ जी, एक ये गाड़ी है, ये ओवरलोड कर दिया है, इसके लिए कुछ क्या ओवरलोडिंग चार्जेस लिए जाएंगे या ओवरलोडिंग टोल लिया जाएगा? हाँ, लिया जाएगा। तो टोल के ऊपर तो क्या है, एग्जम्पशन वगैरह की बात हुई है, तो क्या जो ओवरलोडिंग चार्ज लिए जा रहे हैं टोल प्लाजा के ऊपर, उसका क्या होगा? तो वो भी क्लैरिफाई किया है कि सेम ट्रीटमेंट होगा जो टोल चार्जेस का GST में होता है, वो सेम टू सेम ट्रीटमेंट ओवरलोडिंग चार्जेस का ही होगा। ये रिविजन के पर्पज़ के लिए मैं बहुत फटाफट करा रहा हूँ और इतना रेलेवेंट भी है। ठीक है, वेर एवर एग्जम्पशन इज गिव, पहले देखो बहुत सारे ट्रस्ट के सेक्शन में 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो SSC के लिए एप्लीकेबल है, उनको GST में एग्जम्पशन मिलता था। अभी जहाँ जहाँ पे 12AA है वहाँ पे 12AB वालों को भी मिलेगा, वहाँ पे ऐड कर दिया है कि जहाँ पे 12AA वालों को मिल रहा था वहाँ पे 12AB वालों को भी क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आप क्या करो, एक बार रीड कर दो ये 3 पॉइंट, पॉज करके, ऑब्वियस सी बात है, फिर लास्ट 1-2 पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। चलो पढ़ लिया रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट 3 क्लैरिफिकेशन है। अगर आप एशियन फुटबॉल
को फेडरेशन हो, कॉन्फेडरेशन हो, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो या कोई आपको सर्विस दे रहा है तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा जीएसटी में। बेसिकली वुमेन एशिया कप 2022 जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, उसके लिए या तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को या उसकी कोई सब्सिडरी को या तो डायरेक्टली या कोई इनडायरेक्टली वहाँ जो इवेंट हो रहे हैं उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर जो होगा स्पोर्ट्स का, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स सर्टिफाई करेगा कौन सी सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू दैट इवेंट। मतलब अगर वो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को अगर आप वुमेंस एशिया कप 2022 जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग, उसके इवेंट्स के रिगार्डिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सर्विस दे रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी उसके रिलेटेड ही, अगर सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट, मतलब जो आपका मैच वगैरह हो रहा है उसके टिकट वगैरह खरीद रहे हो अंडर एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022, तो उसके ऊपर भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को या फिर अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। कैसा सर्विस दे रहा है, ये जो लोन लेंगे ना उसको गारंटी देने का सर्विस दे रहा है, तो इश्यू ये उठता है वेदर जीएसटी इज़ एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आंसर है ये क्लैरिफाई किया है कि वो सर्विस क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ही क्या दे रहा है, अपने अंडरटेकिंग को दे रहा है। तो clarification regarding applicability of GST on services supplied by state government to their undertaking or PSU by way of guaranteeing loan taken by him नहीं रहेगा, them रहेगा, कोई एक पर्सन थोड़ी है, तो उसका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ 10 क्लैरिफिकेशन थी और जो पहले अपना था वो तो था ही। तो यहाँ पे अपना एग्जम्पशन चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपने जो पीछे वाला चैप्टर है रिवीजन के लिए। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस विल गिव मोटिवेशन। बाय बाय।